राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे। तो हमने 2 क्लासें करवा दी है एनसीईआरटी के, आप देख लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल क्लासें हैं। तो चलिए आज हम तीसरी क्लास है, आई थिंक तीसरी क्लास हम करवाने वाले हैं एनसीईआरटी की, क्योंकि वैसे तो मैंने 3 क्लास करवा दी, लेकिन एनसीईआरटी की आज तीसरी क्लास है। तो चलिए माँ सरस्वती को याद करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज, और पॉइंट ऑफ व्यू अपने दीजिए ताकि हमें पता चले कि एक ऐसी ही क्लास बनानी है या और किसी टॉपिक पर बनानी है। अगर आप मैं सोच रही हूँ मिक्स करके भी लाऊं क्लास, सारे मतलब अपने जितने ब्रांच हैं उस सारे ब्रांच से मिक्स करके क्वेश्चन बनाऊं, तो वो ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए। तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं माँ सरस्वती को याद करते हुए। चलिए, तो 50 क्वेश्चन की सीरीज है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को माँ सरस्वती को नमन करते हुए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन है, कौन सा मानवीय संसाधन है। यहाँ पे होगा मानव, कौन सा मानव संसाधन है, निम्न में से कौन सा मानव संसाधन है। तो चलिए बताइए, ऊर्जा होगा, धन होगा, स्थान होगा या सामग्री होगा। तो कौन सा मानवीय संसाधन है इनमें से। मानवीय संसाधन है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, मानवीय संसाधन है। धन क्या है, गैर मानवीय संसाधन। सामग्री क्या है, साज सामग्री, ये क्या भौतिक है ना, ये भौतिक है। स्थान क्या है, स्थान समय से संबंधित है। स्थान नहीं, स्थान विशेष, स्थान किसी एक विशेष स्थान का नाम लेकर, तो वो उससे संबंधित है। तो मानवीय संसाधन में कौन सा आता, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है, ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है। भौतिक संसाधन है, गैर मानव संसाधन है, मानव संसाधन है या इनमें से कोई नहीं। ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है, तो ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है, जो खुद के अंदर होता है ज्ञान, उसे क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। ये क्या आता है, मानव संसाधन के अंतर्गत। ज्ञान, ज्ञान, इंटरेस्ट, रुचि, जो समय, ये सब क्या है, ये मनुष्य के अंदर, खुद के अंदर जो होता है, कौशल, अभिवृत्ति, ये सब क्या है, मानवीय संसाधन है। भौतिक संसाधन के अंतर्गत जो मकान, भवन, बिल्डिंगे और क्या यातायात सुविधाएं, वो सब आती हैं। गैर मानव संसाधन में मुद्रा वगैरह ये सब आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुद्रा किस प्रकार का संसाधन है, मुद्रा किस प्रकार का संसाधन है, हमने अभी बता दिया। मुद्रा मानव संसाधन है, गैर मानव संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है या भौतिक संसाधन है। मुद्रा किस प्रकार का संसाधन है, मानव संसाधन है, गैर मानव संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन है। तो मानव संसाधन तो मुद्रा होगा नहीं। प्राकृतिक संसाधन में पहाड़, नदियां, जल, झरने, ये सब आते हैं। भौतिक संसाधन में सड़क, परिवहन, यातायात में परिवहन वगैरह आता है। ये भौतिक संसाधन में गाड़ी घोड़ा, कपड़े, मतलब शान शौक के सामान, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा गैर मानव संसाधन, जो हम अर्जित करते हैं, है ना। मुद्रा हम कमाते हैं, मनुष्य के खुद के अंदर नहीं होता है मुद्रा। चलिए, मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, समय आता है, ऊर्जा आता है, ज्ञान आता है या उपयुक्त सभी। साधन के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी। अभी मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया है कि समय क्या है, खुद का होता है, जब जैसे अपने समय सारणी के अनुसार यूज करते हैं। समय मानवीय संसाधन में आता है। ऊर्जा, ऊर्जा जो शक्ति, हमारे कार्य करने की क्षमता होती है, ऊर्जा मानवीय संसाधन। ज्ञान क्या है, खुद मनुष्य के अंदर होता है, तो क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। प्राकृतिक संसाधन है पहाड़, जल, वायु, उपयुक्त सभी। प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, मैंने इसके पहले भी बताया है। प्राकृतिक संसाधन में पहाड़ भी आता है, जल भी आता है, वायु भी आता है। ये सभी क्या है, हमारे प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। नदियां, झरने, है ना, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामुदायिक संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है, कौन से हैं सामुदायिक संसाधन। सड़कें, जल, कपड़े, स्कूल बैग। स्कूल बैग पर्सनल होता है, समुदाय या सभी कोई मिल के नहीं यूज करते हैं। कपड़े जो खुद का होगा, खुद ही इंसान यूज करेगा। जल, सड़कें, तो इसमें जल तो प्राकृतिक में आता है, इसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है, सड़कें। सड़कें क्या है, सामुदायिक संसाधन है ना, समुदाय द्वारा जो सभी लोग यूज करते हैं, जो परस्पर एक चीज से नहीं संबंधित होता। तो चलिए, संसाधन, संसाधनों की विशेषताएं हैं, संसाधनों की विशेषताएं हैं, उपयोगिता, सुलभता, विनिमयता या उपयुक्त सभी। संसाधनों की विशेषताएं, देखो संसाधनों की विशेषताएं तो सभी हो। उपयोगिता होगी तभी हम सामान को खरीदेंगे और उसे लाएंगे, है ना। उपयोगिता है तभी तो चीजें, और उपयोगिता होगी तो हम जो यूज करेंगे। सुलभता, अगर सामान होगा तो आसानी से काम होगा। विनिमयता मतलब एक से अधिक ऑप्शन होना, एक मतलब हमारे पास कई सारे कपड़े हैं या कई सारे वाहन है, कई सारे, तो एक से ज्यादा होना, है ना, विनिमयता। तो संसाधनों की विशेषताएं, इनमें क्या था, सभी, उपयुक्त सभी, सभी संसाधनों की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए, प्रबंधन प्रक्रिया के कितने चरण बताए गए हैं। प्रबंधन प्रक्रिया के कितने चरण बताए गए हैं, 2, 3, 5, 7। प्रबंधन प्रक्रिया के कितने चरण बताए गए हैं, 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7 प्रबंधन प्रक्रिया के कितने चरण बताए गए हैं। ये सभी को आता होगा, 5 चरण बताए गए हैं। कितने चरण बताए गए हैं, 5 चरण, है ना। आयोजन, नियोजन, नियंत्रण, संगठन, मूल्यांकन, 5 चरण होते हैं। ठीक है, चलिए, नियोजन के कितने चरण है। नियोजन के कितने चरण है, 3 चरण है, 7 चरण है, 5 चरण है, 5 चरण है, 7 चरण है
यहाँ नीचे नीचे चला गया इसका ऑप्शन, या 9 9 दिया है, डी है 9। तो बताइए नियोजन के कितने चरण होते हैं? तो नियोजन के कितने चरण होते हैं? नियोजन के 5 चरण होते हैं। ठीक है, नियोजन के, एक मिनट, नियोजन के 5 चरण होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान, उत्प्रेरण, कौशल, समय और ऊर्जा आदि किस प्रकार के संसाधन हैं? इसमें बताया गया है कि ये जो ज्ञान है, उत्प्रेरण है, कौशल है, समय है और ऊर्जा है, ये किस प्रकार के संसाधन है? मतलब ये मानवीय संसाधन में आते हैं या गैर मानवीय संसाधन में आते हैं? ये किस प्रकार के संसाधन है? तो किस प्रकार के संसाधन है? मानव संसाधन, गैर मानव संसाधन, भौतिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन? तो इसमें प्राकृतिक संसाधन तो है नहीं, ज्ञान क्या है प्रकृति में तो होता नहीं, कौशल क्या है प्रकृति में तो होता नहीं, समय प्रकृति में है नहीं, ऊर्जा खुद के अंदर होता है। उत्प्रेरण का मतलब होता है रुचि, उत्प्रेरण का मतलब होता है, एक मिनट, रुचि, यहाँ लिख देती हूँ मैं, रुचि, उत्प्रेरण का मतलब होता है रुचि। ठीक है, तो बताइए कैसा संसाधन है? ये सभी मानव संसाधन है, मानव के अंदर होता है। ठीक है, चलिए किन माध्यमों से वस्त्रों को संसाधित किया जाता है? किन माध्यमों से वस्त्रों को संसाधित किया जाता है? किन माध्यमों से वस्त्रों को संसाधित किया जाता है? सफाई द्वारा, चमकाना, रंग करना या उपयुक्त सभी? वस्त्रों को कैसे हम संसाधित करते हैं? सभी तरीके से, उपयुक्त सभी, इसमें सभी प्रक्रियाएं होती हैं, सफाई भी होती है, चमकाना भी होता है ना, रंग भी टाई एंड डाई भी करते हैं, तो सभी प्रक्रियाएं होती हैं। चलिए रेशम किस प्रकार का रेशा है? रेशम किस प्रकार का रेशा है? प्रोटीन रेशा है, खनिज रेशा है, सेल्यूलोज रेशा है या इनमें से कोई नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है। रेशम किस प्रकार का रेशा है? तो प्रोटीन रेशा है, इसे जानतो रेशा भी कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन किस प्रकार का रेशा है? ये भी इजी क्वेश्चन है। कॉटन किस प्रकार का रेशा है? खनिज रेशा, प्रोटीन रेशा, सेल्यूलोज रेशा या इनमें से कोई नहीं? कॉटन किस प्रकार का रेशा है? खनिज रेशा, प्रोटीन रेशा, सेल्यूलोज रेशा या इनमें से कोई नहीं? तो कॉटन कैसा है? सेल्यूलोजिक रेशा है ना, सेल्यूलोजिक रेशा है। प्रोटीन अभी बताया जो रेशम के कीड़े द्वारा प्राप्त होता है, कोकून, रेशम के कीड़े द्वारा, है ना, कोकून जो लपेट लेता है, उसके सेरेसिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, प्रोटीन जिससे प्राप्त होता है, जिसे जानतो रेशा भी कहते हैं प्रोटीन रेशा को, है ना। खनिज रेशा में एस्बेस्टस आता है जो अग्निरोधक होता है। तो कॉटन कैसा है? सेल्यूलोजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन के रेशे की लंबाई होती है, ऊन की रेशे की लंबाई कितनी होती है? 1 से 4 मीटर, 1 से 40 मीटर, 2 से 20 मीटर मतलब 2 से 20 सेंटीमीटर, या 1 से 10 सेंटीमीटर या 3 से 30 सेंटीमीटर। ऊन रेशे की लंबाई होती है 4 से 14 सेंटीमीटर या 2 से 20 सेंटीमीटर, 1 से 10 सेंटीमीटर या 3 से 13 सेंटीमीटर होता है। चलिए बताइए क्या होता है इसका ऑप्शन? ऊन रेशे की लंबाई होती है 4 से 40 सेंटीमीटर, 2 से 20 सेंटीमीटर, 1 से 10 सेंटीमीटर या 3 से 30 सेंटीमीटर। देखो ऊन की इसमें टोटल पूछा गया, अच्छे क्वालिटी के ऊन की लंबाई अलग होती है। अच्छे क्वालिटी की ऊन की लंबाई कितनी होती है? 1 से 3 इंच या 10 से 20 माइक्रोन, और उसमें दिया गया है एनसीईआरटी में औसतन 2.5 इंच, और डायामीटर मतलब कि माइक्रोन में 10 से 50 माइक्रोन ऊन की। ठीक है, और इसमें सारे बढ़िया क्वालिटी के जो 5 से 20 होता है, लेकिन इसमें सारे पूछे गए हैं, सारे है ना, सब मिला के, बढ़िया घटिया सभी मिला के, तो कितने होंगे? 4 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैश मिलान किस रेशे को कहा जाता है? कैश मिलान किस रेशे को कहा जाता है? नायलॉन को, एक्रिलिन को, पॉलिएस्टर को या इनमें से कोई नहीं? कैश मिलान किस रेशे को कहा जाता है? कैश मिलान किस रेशे को कहा जाता है? एक्रिलिन को। ठीक है, सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। निम्न में से कौन परिधान का वस्त्र है? निम्न में से कौन परिधान का वस्त्र है मतलब पहनने योग्य, पहनने योग्य कौन सा वस्त्र है? टी शर्ट, मेजपोश, पर्दा, सोफा कवर। तो कौन सा है? टी शर्ट, जो हम परिधान मतलब पहनने योग्य, बाकी तो सब मेजपोश मेज पे लगाया जाता है, पर्दा दरवाजे में, सोफा कवर सोफे में लगाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशे की विशेषता है। रेशे की कौन कौन सी विशेषता है? लंबाई, मजबूती, नम्यता या उपयुक्त सभी। देखिए इसमें तो लग रहा है सभी होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया गया था, एनसीईआरटी में दिया गया था लंबाई। रेशे की जितनी अच्छी लंबाई होगी उतना अच्छा कपड़ा बनेगा, उतना मजबूत, लंबा कपड़ा मतलब थान में इकट्ठे में बढ़िया बनेगा, उतना कम मेहनत उसमें पड़ेगी, तो उसमें लंबाई बताई गई। जो मुख्य विशेषता है रेशे की वो लंबाई है। ठीक है, बाकी तो विशेषताएं सभी आती हैं। चलिए एस्बेस्टस किस प्रकार का रेशा है? एस्बेस्टस किस प्रकार का रेशा है? खनिज रेशा है, प्रोटीन रेशा है, सेल्यूलोजिक रेशा है, इनमें से कोई नहीं? एस्बेस्टस किस प्रकार का रेशा है? एस्बेस्टस खनिज रेशा है जो अग्निरोधक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयान सर्वप्रथम कब निर्मित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेयान सर्वप्रथम कब निर्मित किया गया? 1890 में, 1895 में, 1900 में या 1910 में? सर्वप्रथम सेल्यूलोजिक मानवकृत सेल्यूलोजिक रेशा कौन सा है? रेयान ही तो है ना, रेयान ही तो है सबसे सर्वप्रथम जो मानव द्वारा निर्मित रेशा है। तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन?
1995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 1895, मैंने 1900 बोल दिया, सॉरी। सिंथेटिक रेशा है, सिंथेटिक कैसा रेशा है? सिंथेटिक रेशा है नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिन है, उपयुक्त सभी। देखिए इसमें उपयुक्त सभी होगा क्योंकि सभी ये रासायनिक रेशे हैं, है ना। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिन सभी ये मानवकृत रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे नहीं है। सूत प्रसंकरण के चरण हैं, बताइए सूत प्रसंकरण के चरण है। सफाई, ऊनी बनाना, तनुकरण, तानना और बांटना, मतलब और उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। सूत के सभी हैं, है ना। सफाई भी करते हैं, पूनी बनाते हैं, फिर इसके बाद ताना और बाना को दे। चलिए कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच से, लैटिन से, जर्मन से, चाइनीज से। कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। कम्युनिस्ट से कम्युनिस्ट शब्द बना है। संचार के स्तरों पर आधारित वर्गीकरण है। संचार के स्तरों पर आधारित वर्गीकरण है। कौन कौन से वर्गीकरण है बताइए? अंतरावैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, समूह संचार या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। संचार के स्तरों पर आधारित वर्गीकरण है। कौन सा है? उपयुक्त सभी। देखो इसमें अंतरावैयक्तिक द्वारा भी होता है संचार माध्यम, अंतःवैयक्तिक द्वारा भी होता है और समूह चर्चा द्वारा भी होता है संचार माध्यम, है ना, समूह संगोष्ठी द्वारा। तो अंतःवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बता देती हूँ। अंतरावैयक्तिक वो है जो स्वयं से बातें करना, स्वयं के बारे में सोचना, खुद से खुद प्लान करना हम करते नहीं, मन मन में ही बातें करते अंतर करते हैं। और अंतरावैयक्तिक में ये आता है कि जो साक्षात्कार होता है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं फिर उसके बाद वो शांत हो जाते हैं, खुद साक्षात करके दिखाना होता, बताना होता, खुद से मतलब बोल के करना होता है। उसमें ज्यादा हमने सामने वाला नहीं बात करता। अंतर्व्यक्तित्व जो एक से दो लोगों के बीच हो में बातचीत वार्तालाप होती है वो अंतर्व्यक्तित्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाब्दिक संचार है। शाब्दिक संचार कौन कौन सा है? बोलना, हाव भाव, नेत्र संपर्क, स्पर्श। देखिए स्पर्श तो होगा नहीं, छूने संबंध। नेत्र से इसमें बोलने का कोई मतलब ही नहीं। हाव भाव ये भी मतलब चेहरे के हाव भाव देना, तो इसमें कौन सा आता है? बोलना ही आता है। एक ही ऑप्शन है बोलना, शाब्दिक संचार है ना। नंबर 25, निम्न में से कौन सा गैर शाब्दिक संचार है? गैर शाब्दिक मतलब बोलना नहीं है। गाना तो शाब्दिक में आता है। बोलना, केस सज्जा या कभी कभी स्वर का लहजा। तो कौन सा होगा? बोलना होगा, केस सज्जा होगा या कभी कभी स्वर का लहजा। तो इसमें क्या होगा? केस सज्जा। क्या होगा? एक मिनट, केस सज्जा, केस सज्जा, है ना, बिना बोले किए जाते। निम्न में से कौन संचार माध्यमों का कार्य है? निम्न में से कौन संचार माध्यमों का कार्य है? सूचना, प्रेरणा देना, मनोरंजन, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी, है ना। प्रेरणा भी देते हैं, सूचना भी देते हैं, मनोरंजन भी होता है संचार के माध्यम से, टीवी टेलीविजन के माध्यम से। तो चलिए आगे क्वेश्चन। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई है? भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई है? 1959 में, 1960 में, 1962 में, 1965 में। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई है? बताइए भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई है? भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई है 1959 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के प्रकार हैं। कंप्यूटर के प्रकार हैं मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर के प्रकार कौन से? उपयुक्त सभी है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होता है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर भी होता है, सभी कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस माध्यम के जरिए प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना अथवा विषय के संप्रेषण की प्रक्रिया कहलाती है? किस माध्यम के जरिए प्रेषक से प्राप्तकर्ता, मतलब प्रेषक जो बताता है, प्राप्तकर्ता जो सुनता है, सूचना अथवा विषय के संप्रेषण की प्रक्रिया कहलाती है? संचार कहलाती है, संप्रेषण कहलाती है, अधिगम कहलाती है, उपयुक्त सभी। तो ये संचार, संप्रेषण, अधिगम, उपयुक्त सभी। प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना अथवा विषय के संप्रेषण। तो कौन होगा इसमें? इसमें होगा संचार। क्या होगा? संचार, क्योंकि संचार के माध्यम से ही हम सुनते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सक एवं रोगी की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिकित्सक एवं रोगी की बातचीत किस संचार के अंतर्गत आता है? कौन से संचार के अंतर्गत आता है? किस संचार या कौन संचार? कौन संचार के अंतर्गत आता है? कौन से संचार के अंतर्गत आता है? इसमें ऑप्शन में है अंतरावैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार। समूह तो देखो होगा नहीं, समूह में बहुत सारे लोग रहते हैं तो समूह चर्चा होती है। अतः संस्था संचार, ये कोई एक विशेष संस्था से है, इन्हीं दोनों में से एक होगा। ठीक है, चलिए बताइए अंतरावैयक्तिक होगा या अंतर्वैयक्तिक होगा? तो अंतरावैयक्तिक जो खुद से खुद में बातें करना, तो ये अंतर्वैयक्तिक होगा। कौन सा होगा? अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक जिसमें एक रोगी है और एक चिकित्सक है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। बेतार प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। बेतार प्रौद्योगिकी का उदाहरण है रेडियो, उपग्रह, मोबाइल फोन या इनमें से सभी। जिसमें तार के बिना जो यूज होता है, तो इनमें से क्या होगा? सभी।
इनमें से सभी जिसमें तार का यूज नहीं है, बेतार, बिना तार का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? सन 1945 में, सन 1948 में, या सन 1955 या सन 1958 में? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना कब हुई, ये बताना है। तो कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई है? कहाँ गया 48? ये है 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इसमें इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनीवा। जेनीवा, जेनीवा, WHO, WHO, ठीक है, WHO का मुख्यालय जेनेवा। इसकी स्थापना 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। स्वास्थ्य की परिभाषा इनमें से किस आयाम को समाहित करती है? स्वास्थ्य की परिभाषा इनमें से किस आयाम को समाहित करती है? मतलब स्वास्थ्य किसके द्वारा अच्छा होता है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य या उपयुक्त सभी? तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि सभी समाहित होते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मन भी अच्छा होगा, समाज में भी अच्छा कार्य करेंगे और शरीर तो अच्छा होगा ही होगा, है ना। सभी समाहित होते हैं। शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, आयोडीन या खनिज लवण? कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, आयोडीन या खनिज लवण? देखो सामान्य वृद्धि पूछा है इसमें, सामान्य वृद्धि, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आयोडीन होगा, आयोडीन डिफिशिएंसी। जिसे क्या होता है? अगर आयोडीन की कमी है तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है और मंद बुद्धि भी हो जाती है बच्चे की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? उत्तम पोषण, सुपाच्य पोषण, स्वास्थ्य पोषण या उपयुक्त सभी? संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करती है? संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करती है? उत्तम पोषण, सुपाच्य पोषण, स्वास्थ्य पोषण, उपयुक्त सभी? देखिए इसमें क्या कहते हैं, स्वास्थ्य पोषण तो कोई होता नहीं, स्वस्थ शरीर से है। सुपाच्य पोषण भी नहीं होता है ना, उत्तम पोषण होता है, मतलब उत्तम भोजन से संबंधित। तो ये क्या होगा? उत्तम पोषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक तथा पौष्टिक तत्व, देखिए भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक, भोज्य तत्व, एक मिनट, भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक, पौष्टिक तत्व आवश्यकता से कम, वह स्थिति क्या कहलाती है? मतलब भोजन तो अधिक है, खाने की अमाउंट तो अधिक है, लेकिन उसमें पौष्टिकता की कमी है, पौष्टिक वाली चीजें नहीं है। मतलब भूसा की तरह वही है कि खाना खा लो, तो वो है पौष्टिक वाली चीजें उसमें है नहीं, पौष्टिकता कम है। तो क्या होगा? कुपोषण होगा, अल्प पोषण होगा, उत्तम पोषण होगा। ए और बी दोनों यहाँ पे होगा, ये भी नहीं, बी होगा, ठीक है। बी, बी, ए और बी दोनों। तो क्या होगा? ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों। मतलब भोजन तो है लेकिन क्या है? अल्प पोषण है, कुपोषण है, मतलब कि उसमें पोषक तत्व की कमी है। तो कमी में दोनों आते हैं, कुपोषण, अल्प पोषण, है ना, दोनों आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से गलगंड रोग या घेंघा रोग होता है? सोडियम, कैल्शियम, आईडीडी या क्लोरीन? किस तत्व की कमी से गलगंड रोग या घेंघा रोग, ये कहाँ होता है? गले में होता है। तो किस तत्व की कमी से होता है? ये होता है आईडीडी, आयोडीन डिफिशिएंसी की कमी से होता है, ठीक है। आयोडीन को आईडीडी भी कहते हैं। चलिए, रक्ताल्पता किस तत्व की कमी से होता है? मतलब एनीमिया रोग, रक्ताल्पता का मतलब है एनीमिया, किस तत्व की कमी के कारण होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, आईडीए या सोडियम? किस तत्व की कमी से होता है? तो आईडीए, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। जन्म के समय बच्चे का काम नहीं होगा, ये होगा कम, ये होगा कम। जन्म के समय बच्चे का कम से कम कितना वजन होना चाहिए? ठीक है, कितना वजन होना चाहिए? तो कितना वजन होना चाहिए बच्चे का, ये बताना है आपको। 2 किलोग्राम या 2.5 ग्राम या 2.5 ग्राम या 1.5 ग्राम या 3.5 ग्राम? तो कम से कम पूछा है, देखो इसमें कम से कम, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कम से कम और अधिक से अधिक, ये हम दोनों आपको बता देते। कम से कम कितना होना चाहिए? उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, कम से कम और कम से कम। बताइए कम से कम कितना होना चाहिए? 2 किलोग्राम, 2.5 केजी या 1.5 केजी या 3.5 केजी? तो कितना होना चाहिए? देखो कम से कम तो बच्चा 2.5 किलो का होना ही होना चाहिए जन्म के समय, 2.5 किलो का होना ही होना चाहिए, और अधिक से अधिक जो होता है वो 3.5 केजी होता है, अधिक से अधिक। मैक्सिमम इतना होता है, मिनिमम इतना होता है, ठीक है। मिनिमम 2.5 होता है, मैक्सिमम 3.5 होता है, इतना होना चाहिए। चलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है क्या है? VAD है, IDA है, क्या है? VAD को भी मैंने बताया है अभी। VAD का मतलब होता है विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, विटामिन ए डिफिशिएंसी। VAD विटामिन ए डिफिशिएंसी, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया।
पीईएम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, पीईएम। आईडीडी आयोडीन डिफिशियंसी, गलगंड जिसे गलगंड कहते हैं, डिफिशियंसी, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन सा आता है, पीईएम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्के वजन के कपड़े कितने ग्राम स्क्वायर मीटर होते हैं, हल्के वजन के कपड़े कितने ग्राम स्क्वायर मीटर होते हैं, हल्के वजन के कपड़े कितने ग्राम स्क्वायर मीटर होते हैं। 30 से 100 ग्राम स्क्वायर मीटर होते हैं, या 150 से 350 ग्राम स्क्वायर मीटर होते हैं, या 20 से 150 ग्राम स्क्वायर मीटर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने होते हैं, कम से कम कितने होते हैं हल्के वजन के कपड़े, होते हैं 20 से 150 ग्राम स्क्वायर मीटर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगी, नेगी चलिए बताइए, टेक्सटाइल से संबंध, नेगी में किस प्रकार का टांका, टांका होगा, किस प्रकार का टांका, नेगी में किस प्रकार का होल, फिर से लिख देती हूँ, किस प्रकार का टांका, ठीक है, किस प्रकार का टांका प्रयोग किया जाता है, जिग जैग टांका, रफ्फू टांका, रनिंग टांका, या क्रॉस टांका। नेगी में किस प्रकार का टांका उपयोग किया जाता है, नेगी कहाँ का मतलब प्रसिद्ध कपड़ा है, नेगी कहाँ का है, कर्नाटक का, कहाँ का है, कर्नाटक, कर्नाटक है ना। कसूती कढ़ाई प्रसिद्ध है ना, कसूती कढ़ाई कहाँ, कर्नाटक के है, तो कसूती कढ़ाई में तो होती है, नेगी, गवंती, मेथी, ये सब क्या है, कर्नाटक की कढ़ाई में यूज होती है। तो क्या है इसका आंसर होगा रफ्फू टांका, क्या होगा, रफ्फू टांका। चलिए नेक्स्ट, पिपली वर्क क्या संदर्भित करता है, पिपली वर्क, ये भी एक कढ़ाई से संबंधित है। अच्छा एक क्वेश्चन डालना मैं भूल गई, लखनऊ की चिकन करी टांका, वैसे पता है उसमें कौन सी मतलब जो टांका, जो लखनऊ की चिकन करी की जो कढ़ाई है, वो उस कढ़ाई का जो होती है मुख्य टांके का नाम क्या है, तो बखिया है, बखिया, ठीक है, बखिया। चलिए ये वाला ऑप्शन बताइए, पिपली वर्क क्या संदर्भित करता है, पिपली वर्क क्या संदर्भित करता है, ऑप्शन में है पैंच वर्क, जरी वर्क, कटदाना वर्क, पैंच वर्क, जरी वर्क, कटदाना वर्क, या सितारा वर्क। ये सब कढ़ाइयों के नाम है, सितारा वर्क सितारा लगा के जो कढ़ाई होती है, कटदाना वर्क, जरी वर्क जो सोने चांदी के तार जैसे वो सूती और उसमें कपड़ों में यूज करते हैं, रेशमी कपड़ों में, पैंच वर्क, ये सब कढ़ाई के नाम है, ठीक है। तो बताइए पिपली, पिपली वर्क संबंधित है पैंच वर्क से संबंधित है, जरी वर्क से, कटदाना वर्क, सितारा वर्क, तो किससे संबंधित है, पैंच वर्क से, किससे संबंधित है, पैंच वर्क से, ठीक है। सर्वप्रथम निदर्शन विधि का प्रयोग किसने दिया, सर्वप्रथम निदर्शन क्या है, निदर्शन विधि का प्रयोग किसने दिया, जो ऑथेंटिक है इसमें एक ही ऑप्शन होगा, यंग ने दिया, बाउले ने दिया, हॉट ने दिया, बोगार्ड ने दिया। तो किसने दिया है, बाउले ने, ठीक है, निदर्शन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब से अमीर की ओर जाने वाले फैशन को क्या कहते हैं, गरीब से अमीर की ओर, गरीब से मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले फैशन को क्या कहते हैं, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल ए क्रॉस, ट्रिकल अप, गतिवर्धन। देखो ट्रिकल डाउन जो ऊपर से नीचे को डाउन होता है ना, वो होता है जो बड़े लोगों से नीचे लोगों तक यूज होता चला था, डाउन होता चला था। और ट्रिकल ए क्रॉस कभी मतलब ज्यादा यूज में हुआ, फिर बीच में बंद हो गया, फिर उसके बाद आ गया ये होगा ट्रिकल अप। और गतिवर्धन, गतिवर्धन का मतलब ये है कि जो लगातार आगे को बढ़ता चला जाए, गति करता आगे को बढ़ता ही चला जाए, वो फैशन उसे कहते हैं ट्रिकल अप। तो इसमें ऑप्शन में होगा ट्रिकल अप, नीचे से ऊपर की ओर, गरीब से अमीर की ओर जाने वाला फैशन ट्रिकल अप, ठीक है, ये होगा। पटोला डिजाइन की जाती है, पटोला डिजाइन की जाती है, कहाँ की जाती है, किस पर की जाती है, किस चीज से की जाती है, धागे पर, रेसे पर, कपड़े पर, बी और सी दोनों। बताइए पटोला डिजाइन, पटोला डिजाइन कहाँ के पटोला प्रसिद्ध है, पटोला साड़ियाँ, पटोले कपड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, कहाँ के हैं, गुजरात के, गुजरात। उस दिन भी मैंने एक बताया था, गुजरात के जो बांधनी साड़ी है उसको जीआईडी टैग मिला था, गुजरात के बांधनी साड़ी को जीआईडी टैग मिला था, ठीक है। तो पटोला कहाँ के है, गुजरात की है ना। इसमें रेशमी धागे से क्या होती है, कढ़ाई की जाती है, तो रेशमी तो है नहीं, इसमें धागा है, ये तो रेशा लिखा है, तो ये होगा धागा। एक मिनट यार मिट जाता है, गुजरात, गुजरात, ठीक है, पटोला ऑप्शन में होगा धागा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई पेंटिंग कहलाती है, सुई पेंटिंग कहलाती है, सुई पेंटिंग कहलाती है कसूती कढ़ाई, चंबा कढ़ाई, चिकनकारी, या जरदोजी कढ़ाई। चिकनकारी लखनऊ की है, चिकनकारी लखनऊ की है, लखनऊ है ना। चंबा कढ़ाई कहाँ की है, चंबा कोई बता सकता है, अभी नहीं बताएंगे। कसूती कढ़ाई, जरदोजी कढ़ाई, चलिए बताइए। कसूती कढ़ाई सूती व रेशमी कपड़ों पर, चंबा हिमाचल, हिमाचल का रुमाल, चंबा कढ़ाई कौन सी होगी, चंबा कढ़ाई।
है ना। सुई पेंटिंग, सुई की बारीक बारीक सुई से इसकी कढ़ाई की जाती है, जिसे सुई पेंटिंग भी कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है। एनीमिया मतलब कि खून की कमी। 7 जून को, 19 अक्टूबर को, 19 जून को या 7 मार्च को। तो बताइए कब मनाया जाता है? 19 जून को। ठीक है, 19 जून को सिकल सेल एनीमिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रतीक जो श्रोता से संचालक को प्राप्त होता है। वह प्रतीक जो श्रोता से संचालक को प्राप्त होता है, मतलब जो सुनने वाला है उससे जो फीडबैक मिलता है, संचालक जो प्रसारित करता है उसको, तो उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं, संदेश कहते हैं, संकेत कहते हैं, प्रतिपुष्टि कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान होता है। शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन या उपर्युक्त सभी। तो शरीर का तापमान कितना होता है? ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारी 50 क्वेश्चन की सीरीज अब हो गई है, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपना पॉइंट ऑफ बताइए, और बताइए कि और क्वेश्चन ले आए इस पे, या और अलग टॉपिक से आप चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। अच्छा, उपयुक्त सभी क्यों? अब क्यों ये बताइए ऑप्शन आया, क्योंकि अगर सेल्सियस में होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस नापा जाता है। अगर सेल्सियस में आप बुखार नापने वाला ले आइए, अगर जो सेल्सियस में बताएगा तो 37। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में बताएगा तो 98.5 या 90 या 98.4 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट। या और केल्विन में बताएगा तो 310 केल्विन। तो इसमें क्या होगा? शरीर का तापमान सभी होगा। अगर केल्विन में कोई अगर बता रहा पा रहा है, ये लेके के आते हो तो 310 बताएगा। अब ये कहते 310 क्यों आ रहा? ज्यादातर कैल्शियम और फ़ारेनहाइट में ही नापते हैं, ये डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में ही नापते हैं ना, तो पता नहीं होता। तो उपयुक्त सभी होगा। तो चलिए अब तक के लिए यही क्लास हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।